नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो हमारे पास में एक फिक्स क्लास आती है जिसको हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के नाम से जो है वो प्रकाशित किया है। ये क्लास एग्जाम की दृष्टि से, आपके प्रिपरेशन से और आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए जो है वो काफी एसेंशियल है। ये आपके कमेंट के माध्यम से मुझे जो है वो पता चल जाता। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है वो हमारे पास में रहेगी अबॉर्शन। देखा जाए तो ये क्लास जो है बहुत बड़ी है और अगर हम अबॉर्शन वे से देखें तो कम से कम जो है वो 4 से 5 घंटे में जो है हमारे पास में अबॉर्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि अबॉर्शन की डेफिनेशन ही जो है वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो कम से कम जो है वो आधा घंटा फिनिश हो जाएगा। क्योंकि हमारा टारगेट है कि कम समय में मैक्सिमम नॉलेज जो हम गेन करेंगे, तो इस आधार पे जो है वो अबॉर्शन लिया है। हालांकि अबॉर्शन को मैं जो है वो अलग अलग पार्ट में देना चाहता था, लेकिन टीएनसी बुलेट सीरीज का टारगेट और ओपिनियन ये है कि एक क्लास के अंदर जो है वो एक टॉपिक को फिनिश करना। इसलिए बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट की कि सर अबॉर्शन बता दीजिए, इसलिए मैं इस टॉपिक को जो है वो लेके आ रहा हूं। हालांकि अबॉर्शन जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मुझे भी अबॉर्शन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इन द सेंस जैसे कोई यूनिट के अंदर पढ़ाना पड़ेगा, तो कम से कम जो है वो इसकी 4 से 5 क्लासेस जो है वो अबॉर्शन की बन जाएगी। क्योंकि हमें जो है वो एक टॉपिक में गागर में सागर बनना है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी जो है वो गेन करनी है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा जो है बोलूंगा, आप जो है वो उस चीज को लिखोगे, यानी कि वर्बली जो है वो मेरा कंसर्न ज्यादा रहेगा, आप उसको जो है वो फटाफट जो है वो लिखोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप हमारे पास में जो टीएनसी बुलेट सीरीज में, उसमें आप मैक्सिमम जो है वो लिखने की प्रयास करेंगे। मैक्सिमम जो है वो लिखने का प्रयास करेंगे तो वहां पे हमारे पास में टॉपिक जो है वो थोड़ा इजीली और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए जो है वो शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक को पढ़ते हैं, अबॉर्शन। अबॉर्शन से जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो क्या क्या क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। तो अबॉर्शन में जो है बेसिकली जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, या हमारे पास में आज जो कंसर्न भी रहेगा वो बेसिकली रहेगा इसके टाइप पे, यानी कि इसके टाइप और मैनेजमेंट पे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। हालांकि अगर डिटेल से पढ़े तो अबॉर्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अबॉर्शन की डेफिनेशन अलग अलग जो है वो दी गई है। WHO ने अलग माना है, डेवलपिंग कंट्री में अलग माना है, इंडिया के अंदर जो है वो अलग माना है। जैसे इंडिया के अंदर जो है वो 20 वीक से पहले का जो है वो एम्ब्रियो को बाहर निकालना, वो अबॉर्शन कहलाता है। WHO ने 22 वीक्स को माना है। और भी कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसमें हम 25 वीक तक भी जो है वो जाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि वेट के अनुसार भी माना गया है कि जो फीटस वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम से जो है वो हमारे पास में कम होगा तो ही हम अबॉर्शन के लिए जो है वो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो ये अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया है, ठीक है, जिसको बेसिकली अगर पढ़े तो हमें गायनिक में जो है वो जाना ही पड़ेगा और वहां पे पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमारे पास में क्या क्वेश्चन आते हैं उसको हम यहाँ पे बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद क्यों किया जाता है वो सारी चीजें देखेंगे। देन उसके बाद जो है वो कौन कौन से मेथड्स हैं, मेडिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सर्जिकल मेथड्स कौन से होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। और इसके टाइप के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे कि अबॉर्शन जो है वो कौन कौन से किस किस टाइप का जो है वो होता है। फिर इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो अबॉर्शन क्या हो जाता है। अबॉर्शन का एक सिंपल मीनिंग देखें तो अबॉर्शन का सिंपल मीनिंग होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी है, कंसीव कर चुकी है कोई भी लेडीज, उसका टर्मिनेशन, उसको हटा देना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अबॉर्शन। अब ये अबॉर्शन किसी भी तरीके से जानबूझ के भी हटाया जा सकता है, वॉलंटरी भी हटा सकता है, या कई बार जो है वो स्पॉन्टेनियस खुद से भी जो है वो हट सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिसकैरेज के नाम से। जो खुद से हटता है उसको हम मिसकैरेज कहते हैं ना, अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, ठीक है। उसमें फैमिली मेंबर्स या कहें कि हस्बैंड वाइफ की जो है वो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई एंड देन उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो बाहर निकल गया, उसको हमने क्या बोला कि मिसकैरेज हो गया, राइट। तो जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो वॉलंटरी भी हो सकती है, जानबूझ के, इनवॉलंटरी भी हो सकती है, मतलब स्पॉन्टेनियस भी जो है वो हो सकती है। तो अबॉर्शन इज रेफर टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब हो सकती है? ऐसा नहीं कभी भी हो जाए ना, इसको देखा गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में होता है दोस्तों 20 वीक, ठीक है। 20 वीक से पहले अगर ऐसा हो जाता है तब, या फिर हमारे पास में जो फीटस का वेट है वो 500 ग्राम से जो है वो कम होगा तब। हालांकि WHO ने जो है वो उसको 22 जो है वीक भी दिया गया है, या डेवलपिंग कंट्री में या डेवलप कंट्री में जो है 25 तक भी जो है वो आजकल कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई है। इसलिए आप इसको मेंशन कर लीजिए। मैंने कहा ना मैं वर्बली ज्यादा बोलूंगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो लिखना पड़ेगा। आपको मोटा मोटी जो है वो चीज यही देखने के कि 20 वीक से पहले, ठीक है, 20 वीक से पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना होकर प्रेगनेंसी जो है वो खत्म हो जाती है, चाहे वो
स्वतः हो, स्पॉन्टेनियस हो या हमारे जानबूझ के हो, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अबॉर्शन बोलेंगे। जो स्वतः होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों मिसकैरेज। ठीक है, तो अबॉर्शन रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब इंड्यूस्ड, हम जानबूझ के उसको जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री इन द सेंस स्पॉन्टेनियस, स्वतः होगी। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज मिसकैरेज, जो स्वतः हो जाती है उसको हम मिसकैरेज के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और वो प्रेगनेंसी कब, 20 वीक से पहले, ये चीज जो है वो ध्यान रखना। इंडिया में 20 वीक है तो 20 वीक जो है वो याद रखना, WHO और ये सारी चीजें जो है वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इट इज द मेडिकल प्रोसीजर दैट कैन बी इन्वॉल्व मेडिकेशन और सर्जिकल इंटरवेंशन टू बी परफॉर्म्ड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस डिपेंडिंग ऑन लीगल, मेडिकल एंड पर्सनल फैक्टर। अगर जो हम स्पॉन्टेनियस करवाते हैं, ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस जो होगी उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो कैसे होगी, ऑटोमेटिक होगी। उसके बाद देखा जाता है कि उस स्पॉन्टेनियस में हमारे पास में कुछ ही कंप्लीट हुई या इनकम्प्लीट हुई, वो यूएसजी के बाद में पता चलता है। लेकिन अगर हमने जानबूझ के करवाना है, ठीक है, इंड्यूस करवाना है, अबॉर्शन जानबूझ के करवाना है, ठीक है, तो ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि मेडिकेशन के द्वारा भी देते हैं। एमटीपी किट दिया जाता है, आपको पता भी होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग यूज भी लेते हैं। तो मेडिसिन के द्वारा भी या सर्जरी मेथड के द्वारा भी जो है वो दिया जाता है। लेकिन ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लीगल एस्पेक्ट क्या कहते हैं, मेडिकल एस्पेक्ट क्या कहते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट क्या कहते हैं। कई बार क्या होता है कि 20 वीक के बाद में भी हमें जो है वो अबॉर्शन करना पड़ जाता है। क्यों, क्या पता उस प्रेगनेंसी से जो हो बच्चे को खतरा हो, क्या पता उस प्रेगनेंसी से जो हो मदर्स को खतरा हो, तो उसके कारण जो है वो हम इसको आगे भी बियॉन्ड भी कर सकते हैं। उसके लिए लीगल एस्पेक्ट और पर्सनल एस्पेक्ट भी जो है वो करते हैं। कई बार जो है वो एमटीपी किया नहीं जाता, लेकिन फिर भी घर वाले जो है वो फोर्स करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि जैसे रेपिस्ट के कारण या रेप के कारण जो है वो प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट बनते हैं जिसमें हमें जो है वो एमटीपी एक्ट या एमटीपी पे जो है वो जाना ही पड़ता है। ठीक है, ये अलग चीज है, जब हम एमटीपी पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ अबॉर्शन। ठीक है, तो अबॉर्शन जो है उसके बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है, लेकिन मेन टाइप जो है वो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अबॉर्शन इज कैरेक्टराइज्ड बेस्ड ऑन हाउ और व्हेन द प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। ठीक है, अबॉर्शन के जो टाइप हैं वो कैटेगराइज किया गया है कि कैसे, कौन से माध्यम से और कब जो है वो प्रेगनेंसी को जो है वो ट्रीट किया गया था या प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट किया गया था, उसके आधार पे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसके टाइप में पढ़ लेते हैं। पहला आएगा हमारे पास में इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, सेकंड आएगा हमारे पास में स्पॉन्टेनियस, और थर्ड आएगा हमारे पास में बियॉन्ड। ठीक है, तो पहला आ जाता है हमारे पास में इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या हो गया दोस्तों, इंड्यूस्ड अबॉर्शन इन द सेंस कि हम जानबूझ के जो है वो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते या उस बच्चे को गिराना चाहते हैं। शॉर्टकट में बोलूं मैं देसी भाषा में कि उस बच्चे को कंटिन्यू ना करके हमें जो है वो उस बच्चे को गिराना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। अब वो जो है वो 20 वीक से जो है वो कम का होना चाहिए, या फिर जो है वो 500 ग्राम से जो है वो उसका कम का होना चाहिए, तब तक हम जो है इसमें यूज में ले सकते हैं। यह हाईएस्ट टाइम पे, जितने कम टाइम पे हम अलर्ट हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 12 वीक पे हो गए, या हम जो है वो 10 वीक पे हो गए, या हम 8 वीक पे भी हो गए, उतना ही आसान होता है अबॉर्शन मेथड्स। ठीक है, तो इसमें इंड्यूस अबॉर्शन में हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं, तो इसमें बेसिकली हम 2 मेथड अप्लाई करेंगे। कौन कौन से, एक मेडिकल अबॉर्शन यानी कि दवाई देके जो है वो उस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना, और दूसरा सर्जिकल मेथड्स यूज करके उस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना, दैट इज कॉल्ड अबॉर्शन। और मेडिकल और सर्जिकल 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन इन द सेंस कि मेडिकेशन या टेबलेट देके जो है वो उस प्रेगनेंसी को जो है वो कंटिन्यू ना करना या अबॉर्शन करवाना, क्या कहलाता है दोस्तों, मेडिकल अबॉर्शन। इसके अंदर क्या होता है, यूजेज मेडिकेशन टू टर्मिनेट ए प्रेगनेंसी। वही जो चीज मैंने बताई थी कि मेडिकेशन यूज की जाती है उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए विदाउट सर्जरी, सर्जरी जो है वो नहीं की जाती है। अब मेडिकेशन आपने देखा होगा एमटीपी किट आता है, उसमें मेफेप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल जो है वो दी जाती है। मेफेप्रिस्टोन पहले दी जाती है और देन उसको फॉलोअप में जो है मीजोप्रिस्टोल दी जाती है। ठीक है, 24 से 48 घंटे के बाद जो है वो हमारे पास में मीजोप्रिस्टोल जो है वो दिया जाता है। हाईली इफेक्टिव कब रहता है, जितना कम वीक का हो। अप्रोक्सीमेटली अगर 10 वीक्स तक का है, अगर प्रेगनेंसी है, 10 वीक तक का बच्चा है, तो उसमें ये इजी से जो है वो हट जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही जो है वो उसकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। 15-16 वीक पे तो जो है मेडिसिन से हट भी नहीं पाता है। ठीक, तो मेडिसिन कौन कौन सी यूज की जाती है, पहली आती है मेफेप्रिस्टोन और दूसरी आती है मीजोप्रिस्टोल।
मेफेप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल का जो है वो कॉम्बिनेशन की ड्रग्स आती है। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो जैसे हमारे पास में टैबलेट का जो है वो एक पत्ता आता है, उसके अंदर हमारे पास में एक टैबलेट जो है वो मेफेप्रिस्टोन की आती है और उसके बाद में जो है वो 4 टैबलेट हमारे पास में जो है वो मीजोप्रिस्टोल की आती है। ठीक है, देखा होगा, और नहीं देखा हो तो अच्छी बात है, देखना भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में मेफेप्रिस्टोन क्या करती है, ये ब्लॉक प्रोजेस्टेरोन को जो है वो ब्लॉक कर देती है। अब प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक हो जाता है तो आगे प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं हो पाएगी। फिर से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जो है वो कंटिन्यू चाहिए। तो ये क्या करती है मेफेप्रिस्टोन, ये प्रोजेस्टेरोन को जो है वो ब्लॉक कर देती है, जिससे आगे प्रेगनेंसी जो है वो स्टॉप हो जाती है। और ये जो मीजोप्रिस्टोल है ये क्या करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो बढ़ा देती है। अब यूट्राइन, अब देखो एक तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन बंद हो गया, प्रेगनेंसी आगे हो रही और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास में अंदर जो भी चीजें थी वो सब बाहर निकल जाती है। कोजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल द प्रेगनेंसी, यानी कि उस प्रेगनेंसी पार्ट वाले को या उस प्रेगनेंसी वाली चीज को जो है वो एक्सपेल बाहर कर दिया जाता है। टाइम फ्रेम की बात करें तो अप टू 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो इसके लिए बेनिफिशियल है। आपने देखा होगा कि लास्ट लैंप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कपल्स है, ठीक है, वो आपस में जो है वो इंटीमेट होते हैं, देन उसके बाद में जो है वो जैसे ही पीरियड आता है, फीमेल को पीरियड नहीं आता, देन उसको पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद उस टाइम पे होते हैं हमारे पास में 4 वीक, तो उसके बाद में 6 वीक 8 वीक तक जो है वो टैबलेट लेके उसको जो है बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन 10 वीक से अगर ऊपर जाएगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपने मेडिकल यूज कर भी लिया तो बहुत बार क्या होता है कि ब्लीडिंग होने की संभावनाएं, खास तौर से जो है वो इन्फेक्शन की, और जो अंदर पार्ट उस बच्चे का या हम कहें उस फीटस का पार्ट जो है वो अंदर ही रह जाता है, कुछ पार्ट अंदर रहता है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक या सेप्टिक जो है वो अबॉर्शन भी कंटिन्यू आते हैं, फिर हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है अननेसेसरी। ठीक है, देन प्रोसेस की बात करें तो मेफेप्रिस्टोन इज टेकन फर्स्ट, मैंने बताया ना कि फर्स्ट मेफेप्रिस्टोन लेते हैं, देन उसके बाद 24 से 48 घंटे के बाद जो है वो मीजोप्रिस्टोल लिया जाता है। सबसे पहले मेफेप्रिस्टोन लेते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो स्टॉप हो जाती है, फिर हम जो है वो मीजोप्रिस्टोल लेते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बढ़े और उस चीज को जो है वो एक्सपेल आउट कर सकें। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, क्रैम्पिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, नोजिया एंड फीवर, और इसमें भी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारे पास में ब्लीडिंग। अगर आपसे पूछे कि अबॉर्शन का मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है तो मेन कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। एडवांटेज क्या है, वैसे तो देखो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए आपको करना पड़ भी गया तो एडवांटेज ये है कि ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स है जिसमें हमें किसी भी तरीके की जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, और ये घर पे भी जो है वो कर सकते हैं अंडर मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, हम फिजिशियन से जो है वो एडवाइस लेके आए, उन्होंने एमटीपी किट दे दी, एमटीपी किट हम घर पे खा सकते हैं, बस मेडिकल सुपरविजन के अंडर में जो हो होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो हो ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, कई बार क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको संभालने के लिए जो हो हमें उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, मेडिकल सुपरविजन के कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। ये इसके एडवांटेज है। नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर मतलब किसी भी तरीके की कोई सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में सर्जिकल अबॉर्शन। सर्जिकल अबॉर्शन इन द सेंस कि जो हम प्रेगनेंसी स्टॉप करना चाह रहे हैं उसको सर्जरी के माध्यम से जो है वो बाहर निकाला जाता है। अब सर्जरी के माध्यम से कैसे, सीधी सी बात है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल्स जो हमारे पास में यूट्रस के अंदर जाएगा और जो भी चीज है उसको बाहर निकालने के लिए जाएगा, उसको हम बोलते हैं सर्जिकल अबॉर्शन। मेडिसिन में तो क्या था, हमने मेडिसिन ली, मेडिसिन के माध्यम से वो चीज बाहर आई, उसको हमने जो है मेडिकल अबॉर्शन। सर्जिकल में क्या था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल जो है वो अंदर डाला जाएगा, फिर उस चीज को जो है बाहर निकाला जाएगा, उसको हम बोलते हैं सर्जिकल अबॉर्शन। डिस्क्रिप्शन की बात करें, इन्वॉल्व सर्जिकल प्रोसीजर्स टू रिमूव द प्रेगनेंसी टिश्यू, यानी कि जो प्रेगनेंसी टिश्यू है या जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको सर्जिकल प्रोसीजर के माध्यम से जो है वो बाहर निकालना, एक्सपेल आउट करना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, सर्जिकल अबॉर्शन कहलाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से आता है, वन बाय वन करके लेते हैं। पहला आता है वैक्यूम एस्पिरेशन, नाम से पता है। वैक्यूम एस्पिरेशन में क्या होता है दोस्तों कि वैक्यूम सक्शन मशीन, जैसे हमारे पास में वैक्यूम मशीन आती है वैसे ही वैक्यूम मशीन जो है वहां पे भी होती है, हॉस्पिटल सेटअप में भी होती है। हालांकि जो वैक्यूम हम नॉर्मली गाड़ी साफ करने के लिए, घर साफ करने के लिए लेते हैं, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं होता, तो वो वैक्यूम सक्शन के द्वारा उसको जो है बाहर निकाल लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम एस्पिरेशन। जैसे ये हमारे पास में जो है वो वैक्यूम सक्शन मशीन है, इसके ऊपर देखो ये वैक्यूम लगा हुआ है, राइट, ये देखो ये कीप लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे वैक्यूम लगा, ये अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना के थ्रू, जो है वो यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वैक्यूम चालू किया जाता है, तो जो भी अंदर जो प्रेगनेंसी कंटेंट था वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों वैक्यूम एस्पिरेशन। देखो, सक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द कंटेंट ऑफ यूट्रस,
यूट्रस के अंदर जो भी कंटेंट था उसको जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम एस्पिरेशन। और ये कब किया जाता है? परफॉर्म्ड फर्स्ट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 से 14 वीक में ये परफॉर्म होता है। मेडिकल अबॉर्शन कब था? बिफोर 10 वीक, ठीक है। बिफोर 10 वीक जो है वो हम मेडिकल प्रोसीजर पे जाते हैं, और 12 to 14 वीक पे जो है वो हम किस पे जाएंगे दोस्तों? वैक्यूम एस्पिरेशन पे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं डी एंड सी, ठीक है। वैसे तो डीएनसी ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मेशन होता है, कहते हैं ना, फीमेल कहते हैं कि डीएनसी करवाई है, ठीक है, तो वो होता है डी एंड सी होता है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। इसके अंदर क्या होता है कि क्यूरेटेज आते हैं और डायलेटर आता है, ठीक है। और वो डायलेटर क्यूरेटेज, जैसे ये हमारे पास में ये डायलेटर है और ये क्यूरेटेज है, दो चीजें हैं, ठीक है। डायलेशन एंड क्यूरेटेज जो है वो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो डायलेटर डाला जाता है, इस सर्वेक्स के द्वारा जो है वो डायलेटर डाला जाता है। डायलेटर जस्ट इस पेन के लाइक जैसे होता है, ठीक है। तो डायलेटर अलग अलग आते हैं, मतलब डायमेंशन अलग अलग जो है वो मोटाई के आते हैं, थोड़े इससे मोटे, थोड़े और इससे मोटे, थोड़े और उससे मोटे। तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला जो है वो डायलेटर डाला जाता है सर्विक्स को ओपन करने के लिए, उसके बाद उससे बड़ा वाला डायलेटर डाला जाता है, और फिर उससे बड़ा जो है वो डायलेटर डाला जाता है, ताकि वहां पे जो है वो रास्ता क्लियर हो सके। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों? क्यूरेटेज करते हैं। क्यूरेटेज इन द सेंस जस्ट कप लाइक जो है वो स्ट्रक्चर आती है, उससे जो है वो उसको रिमूव किया जाता है, क्यूरेटेज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ये क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन सक्शन विथ यूज ऑफ क्यूरेटेज टू स्क्रैप द यूट्राइन लाइनिंग एंड कॉमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबसे पहले जो है वो डायलेटर डाल के जो है वो सर्विक्स के मुंह खोला जाता है, फिर क्यूरेटेज डाल के उसको जो है वो हम बाहर निकाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं डी एंड सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डायलेशन एंड इवोकेशन। यहां पे भी क्या कहते हैं? पहले जो है वो चेंबर में डायलेटर डाला जाता है और फिर उसको जो है वो इवेकेट किया जाता है, उसको बोलते हैं डायलेशन एंड इवेकेशन। क्यूरेटेज में तो हम कुचर के निकालते थे ऐसे चम्मच के लाके, और इसमें डायरेक्टली जो है वो सक्शन के द्वारा जो है वो निकाल देता है। कंबाइंड सक्शन एंड सर्जिकल टूल टू रिमूव प्रेगनेंसी टिश्यू, और ये बेसिकली जो है वो कब किया जाता है? आफ्टर 14 वीक, यानी कि सीधे शब्दों में कहें 10 वीक पे तो हमारे पास में क्या था दोस्तों? 10 वीक पे हम मेडिकल से कर सकते हैं, 10 to 12 वीक पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसमें हम हमारे पास में जो है वो कर सकते हैं वैक्यूम, ठीक है। और उसके बाद में 12 to 14 वीक तक हो जाए, उसको हम क्या कर सकते हैं? डी एंड सी कर सकते हैं, डी एंड सी कर सकते हैं। और अगर 14 से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 14 आ जाएगा, तो हम डी एंड ई करेंगे, डायलेशन एंड इवोकेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो हम आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट आता था हमारे पास में इंडक्शन अबॉर्शन, ठीक है। इंडक्शन अबॉर्शन इन द सेंस कि हमारे पास में ये हो गया, हमारे पास में 3 हो गए, डायलेशन क्यूरेटेज, लास्ट 4th हो गया इंडक्शन अबॉर्शन। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि मेडिकेशन और उसके बाद में जो है वो एक्सपेल करते हैं। ये हमारे पास में रेयर कंडीशन में जो है वो किया जाता है। यूज मेडिकेशन टू इंड्यूस लेबर एंड एक्सपेल द प्रेगनेंसी। इसमें क्या करते हैं? मेडिकेशन यूज करते हैं इंडक्शन लेबर के लिए, यानी कि उसमें तो मेडिकेशन यूज की गई थी किसके लिए? वो एक्सपेल आउट करने के लिए। अब आप कहोगे सर मेडिकेशन में और इंडक्शन अबॉर्शन में क्या डिफरेंस है? इंडक्शन अबॉर्शन में डिफरेंस है कि मेडिकेशन में तो हमने जो है वो नॉर्मल बीजोप्रिस्टोल मेफिप्रिस्टोन दिया था ताकि वो प्रेगनेंसी आगे न बढ़ सके और उसको बाहर निकाला जा सके। इंडक्शन अबॉर्शन में मतलब हो गया जैसे हम लेबर नहीं करवाते, डिलीवरी नहीं करवाते, वैसे ही हम जो है मेडिसिन देते हैं ताकि वहां पे जो है वो लेबर हो सके, मतलब लेबर की तरह प्रोसेस हो सके और उस जो भी कंटेंट है उसको एक्सपेल आउट किया जा सके, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन लेबर। टिपिकली परफॉर्म्ड इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर फॉर मेडिकल रीजन। ये बेसिकली लेट किया जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा आती है। वो ये हमारे पास में 16, 17 या 18 वीक या सीधे शब्दों में कहे 16 वीक के बाद में जो है वो किया जाता है, 16 to 20 वीक के बाद में किया जाता है। और इसमें जो है वो मेडिकल सुपरविजन और कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो ज्यादा आती है और इसके साइड इफेक्ट भी जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये बेसिकली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है वो किया जाता है, ध्यान रखना। और ट्राइमेस्टर कौन से होते हैं वो ऑलरेडी जो है मैंने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो करवा दिया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर कब होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो कब होता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो क्रैम्पिंग होगी, ब्लीडिंग होगा, इन्फेक्शन होगा एंड डैमेज द यूट्रस। ऑफ कोर्स डायलेशन कर रहे हैं, क्यूरेटेज कर रहे हैं, वहां से वैक्यूम कर रहे हैं, तो जो इंटरनल एरिया है या इंटरनल लेयर है यूट्रस की वो तो डैमेज होगी। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सर्जिकल अबॉर्शन। क्लियर। अब आ जाती है हमारे पास में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या हम कहें मिसकैरेज। ये तो था हमने जानबूझ के किया,
जानबूझ के हमने पहले मेडिकल अकॉर्डिंग टू वीक, ठीक है, जिस वीक से जितनी वीक की जो है हमारे पास में प्रेगनेंसी थी उसी वीक पे हमने जो है मेथड्स यूज किए। अगर मान के चलिए मेडिकल वाले में हमने क्या किया था कि मेडिसिन देके जो है वो उस चीज को बाहर निकालता, अबॉर्शन करवा देता। ये बेसिकली 10 वीक्स तक कर सकते हैं, इसमें हम मीजोप्रोस्टोल मेफेप्रोस्टोन देते हैं। सेकंड था हमारे पास में सर्जिकल। सर्जिकल वाला जो है जैसे जैसे जो है वो एज बढ़ती जाती है, प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड सर्जिकल मेथड्स। इसमें हमारे पास में पहला था वैक्यूम सक्शन। वैक्यूम हमारे पास में 12 वीक तक किया जाता है, वैक्यूम के माध्यम से उसको एक्सपेल आउट कर लिया जाता है। सेकंड था डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन में हम डायलेटर डालते हैं एंड चम्मच की तरह क्यूरेटेज रहता है, उससे उसको बाहर निकाल लिया जाता है। सेकंड था डायलेशन एंड इवोकेशन। ये हमारे जो है वो 14 वीक पे किया जाता है, इसमें डायलेटर डाल के जो है इवोकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास में इंडक्शन लेबर। इसमें मेथड देके लेबर के माध्यम से जो है वो करवाया जाता है। ये हो गया हमारे पास में अबॉर्शन के सर्जिकल मेथड्स। अब आ जाता है हमारे पास में स्पॉन्टेनियस। अब देखो स्पॉन्टेनियस में तो हमें मेडिसिन लेने की जरूरत है, और न सर्जरी मेथड्स, ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है क्योंकि हम चाहते ही नहीं अबॉर्शन होना, ठीक है, लेकिन फिर भी अबॉर्शन हो रहा है, तो इसमें कोई मेथड्स नहीं आएगा। इसमें हम टाइप ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हमें टाइप ही पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो है वो कितने टाइप का होता है। और दोस्तों ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है, ध्यान रखना। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में या तो डेफिनेशन देके पूछ लेते हैं कि ये कौन सा अबॉर्शन है, या पूछ लेते हैं सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है, या मिसकैरेज क्या होता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं करें। और इसमें अनइंटेंशनली जो है वो हमारे पास में प्रेगनेंसी, कपल्स चाहते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो, 9 मंथ तक हो, लेकिन किसी भी अनकंडीशनल या अनइंटेंशनल तरीके से भी जो है वो प्रेगनेंसी 20 वीक से पहले ही जो है बाहर आ जाती है या अबॉर्शन हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मिसकैरेज। तो इस चीज का ध्यान रखना। मिसकैरेज क्या होता है दोस्तों, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को मिसकैरेज कहा जाता है। 20 वीक से पहले ही जो है वो कंटेंट बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अब इसमें न तो मेडिसिन यूज ले न सर्जरी यूज ले। अब इसमें हम जो है वो टाइप पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द अनइंटेंशनल लॉस, अनइंटेंशनल का मतलब होता है हम न चाहते हुए भी, द अनइंटेंशनल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक, ठीक है, ऑफ गेस्टेशन। बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से जो है वो अबॉर्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड मिसकैरेज हो गया। अभी कितने टाइप का होता है, पहला टाइप आ गया कंप्लीट मिसकैरेज। सबसे पहली चीज बता रहा हूं, जो भी टाइप हम पढ़ रहे हैं उसके नाम में ही वो चीज छुपी हुई है। कंप्लीट मिसकैरेज इन द सेंस कि जो भी हमारे पास में यूट्रस के अंदर या लेडीज के अंदर जो कंटेंट था वो सारा का सारा बाहर आ गया, ठीक है। जैसे हमारे पास में जो भी कंटेंट था वो प्रेगनेंसी कंडीशन का, वो सारा का सारा बाहर आ गया। अच्छा, एक मैं इमेज के माध्यम से थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, फिर जो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये हमारे पास में जो है वो प्रेगनेंसी थी, बार बार यहीं पे जो है वो जिक्र करेंगे। ये अंदर जो है प्रेगनेंसी थी। अब ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, ये सारा का सारा कंटेंट, ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो कंप्लीटली बाहर आ गया, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन या कंप्लीट मिसकैरेज। ऑल प्रेगनेंसी टिश्यू इज एक्सपेल्ड नेचुरली। सारे के सारे जो है वो टिश्यू है या सारे के सारे प्रेगनेंसी टिश्यू है वो नेचुरली जो है वो बाहर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्लीट मिसकैरेज। सेकंड आ जाता है हमारे पास में इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट नाम से पता है, इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर ही रह जाता है और ये बड़ा डेंजरस हो, ठीक है। यानी कि मिसकैरेज हुआ, ठीक है, अबॉर्शन हुआ, मिसकैरेज हुआ, लेकिन इसमें हमारे पास में पूरा न होके कुछ पार्ट अंदर रह गया और कुछ पार्ट जो हो बाहर आ गया, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट मिसकैरेज। ये बड़ा डेंजरस होता है, इसमें इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो अंदर पार्ट बच गया उसको सर्जरी मेथड्स के माध्यम से जो हो बाहर निकाला जाता है। चाहे हमें डीएनसी करनी पड़े, चाहे हमें डायलेशन क्यूरेटेज करना पड़े, चाहे हमें जो है वो लेबर इंडक्शन करना पड़े, कुल मिला के जो पार्ट अंदर रह गया उसको हम बाहर निकाला जाता है। सम टिश्यू रिमेन इन द यूट्रस, यानी कि कुछ टिश्यू जो है वो यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं। मे रिक्वायर्ड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसके लिए हमें मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जो है वो जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर ही रह जाएगा तो फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, शॉक में क्लाइंट जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में जो है, ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो स्टॉप हो जाती है, बट द टिश्यू रिमेन इन द टिश्यू यूट्रस, यानी कि अंदर बेबी है या अंदर यूट्रस के अंदर जो है वो हमारे पास में प्रेगनेंसी कंटेंट है या फिटस मान लो वो अंदर है, उसका डेवलपमेंट बंद हो जाता है, यानी कि वो बच्चा जो है वो खत्म हो जाता है, यूं मान लो उसका डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सारा का सारा अंदर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें तो क्या था, कंप्लीट अबॉर्शन में तो सारी की सारी चीजें बाहर निकल गई। सेकंड इनकम्प्लीट में क्या था, कुछ अंदर रह गया कुछ बाहर रह गया। अब इससे तीसरी चीज आएगी कि सारा का सारा अंदर ही है
लेकिन वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, जिस तरीके से उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है, एक तरीके से वो वहां पे जो है वो खत्म हो चुका है, उसको हम बोलते हैं मिस्ड मिसकैरेज, यानी कि प्रेगनेंसी स्टॉप डेवलपिंग, उसका डेवलपमेंट स्टॉप हो चुका है, बट द टिश्यू रिमेन इन द टिश्यू यूट्रस, यूट्रस के अंदर ही वो जो है पड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। तो इसकी जो है फिर लेबर पेन चालू होता है, या हम जब एब्डोमिनल पेन चालू होता है तब क्लाइंट जो है वो हॉस्पिटल आते हैं, तब यूएसजी की जाती है, तब फाइंड आउट होता है कि अंदर जो है बच्चा अंदर ही अंदर जो है वो खत्म हो चुका है, तो वो सारा का सारा अंदर है, तो उसको हम सर्जिकल मेथड से जो है वो बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं मिस्ड मिसकैरेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थ्रेटेन मिसकैरेज। इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग अकर हो जाती है, थोड़े थोड़े टाइम पे जो है वो ब्लीडिंग जो है वो आने लग जाती है, तब लगता है कि मिसकैरेज हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यू हो। एक यही ऐसा अबॉर्शन है जिसमें हमारे पास में बार बार जो है ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन मेडिकल मेथड्स के माध्यम से या कुछ मेथड से जो है वो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। ब्लीडिंग जो है वो हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी जो है वो हम कंटिन्यू इसको में कर सकते हैं, राइट। वो होता है थ्रेटेन मिसकैरेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इनवाइटेबल मिसकैरेज। इनवाइटेबल मिसकैरेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग एंड सर्वाइकल डायलेशन इंडिकेटेड द प्रेगनेंसी विल एंड, यानी कि ब्लीडिंग और सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है। इनवाइटेबल मतलब सारा सामान जो है धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है, बीच में हो सकता है, तो उसको हम कह सकते हैं दोस्तों इनवाइटेबल मिसकैरेज, ठीक है। ब्लीडिंग एंड सर्वाइकल डायलेशन जो है वो इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी जो है वो अब एंड हो चुकी है। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेप्टिक मिसकैरेज। सेप्टिक मिसकैरेज इन द सेंस इन्फेक्शन की वजह से वहां पे जो है वो हमारे पास में अबॉर्शन हो चुका है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, उसको हम बोलते हैं सेप्टिक मिसकैरेज। अकर्स व्हेन रिटेन टिश्यू बिकम्स इन्फेक्टेड रिक्वायरिंग इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, यानी कि अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से सब कुछ खत्म है, उसको हम बोलते हैं सेप्टिक मिसकैरेज। ये सारे के सारे जो हो मिसकैरेज थे, मैंने सारी चीज आपको बताई थी। मिसकैरेज ऑटोमेटिक हो रहे थे, इसलिए हमें किसी भी मेडिकल या जानबूझ के नहीं करने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिक हो रहा था। कंप्लीट में पूरी चीज बाहर निकल जाती है, इनकम्प्लीट में आधा अंदर रहता है आधा बाहर रहता है, आधा इन द सेंस कुछ पार्ट अंदर कुछ पार्ट जो हो बाहर रहता है। देन उसके बाद मिड अबॉर्शन में अंदर ही सारी चीजें रह जाती है, बल्कि डेवलपमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। थ्रेड एंड में जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी अकर होती है, प्रेगनेंसी में भी जो है वो कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। इनवाइटेबल मिसकैरेज में क्या होता है कि हमारे पास में ब्लीडिंग और सर्वाइकल डायलेशन हो जाता है, यूट्रस बच्चा जो है नीचे आ जाता है, सर्विक्स के बीच में डायलेशन हो जाता है। सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से सब कुछ चीजें वो खत्म होती है, इमीडिएट जो है वो मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। लास्ट आ जाता है हमारे पास में थेराप्यूटिक अबॉर्शन। थेराप्यूटिक अबॉर्शन इन द सेंस यानी कि खुद से भी नहीं हो रहा, हम खुद से चाह भी नहीं रहे कि अबॉर्शन हो। देखो बड़ी चीज है ना, कि एक चीज पहली चीज में तो क्या थी कि हम चाह रहे थे कि अबॉर्शन हो, ठीक है, उस बच्चे को गिराना चाह रहे थे, ठीक है, उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे, पहली कंडीशन ये थी। सेकंड था ऑटोमेटिक हो गया, जिसको हम क्या बोला मिसकैरेज। तीसरी कंडीशन आ जाती है कि हमें लगता है कि हम चाहते भी नहीं है कि हम इसको गिराएं या इसको खत्म करें, हम ये भी नहीं, ऑटोमेटिक भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें उसको हटाना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक। और थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो मां को नुकसान हो सकता है, अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, या वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो वो उसमें हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, कई बार बच्चे जो है वो अंडर डेवलप हो सकते हैं। मतलब एन के एन प्रकार आप इतना समझिए कि उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैटरनल और फीटल को जो है वो नुकसान है। तो उस कंडीशन में हम थेराप्यूटिक अबॉर्शन करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अबॉर्शन हमें करना ही पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थेराप्यूटिक अबॉर्शन बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए डेफिनेशन ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, परफॉर्म्ड ए प्रिजर्व द लाइफ और हेल्थ ऑफ द मदर और इन केस ऑफ सीवियर फीटल एबनॉर्मलिटी। मान लीजिए बच्चे के दो हाथ ही नहीं है, तो ऐसे बच्चे को जन्म देके क्या करोगे? मान लीजिए बच्चा मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या करोगे? मान लीजिए उसके ऑर्गन ही पूरा फेस पे कुछ नहीं, एक ही आंख है, बाकी नाक वाक कुछ नहीं बना है, तो उस कंडीशन में जो है वो हमें थेराप्यूटिक इश्यू के कारण जो है तो हमें उसको जो है वो अबॉर्शन करना पड़ेगा। या लगता है कि मदर जो है उसको सीजर्स आ रहे हैं, उसको प्रीक्लैम्सिया है या हार्ट डिजीज है, अगर बच्चा कंटिन्यू रहे तो मदर मर सकती है, तो उस कंडीशन में भी जो है वो अबॉर्शन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक अबॉर्शन। इंडिकेशन मतलब कैसे कैसे कंडीशन में ले सकते हैं। पहला आ गया लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन द सेंस जीवन मरने वाली घटनाएं हो जाए, जैसे प्री एक्लैम्सिया यानी कि बहुत ज्यादा जो हो बीपी बढ़ जाए,
हार्ट डिजीज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो बच्चा है वो हमारे पास में फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, बाकी हमारे पास में यूट्रस के अंदर नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें जो है वो थेरापेटिक अबॉर्शन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, फीटल कंडीशन इनकम्प्लीट विथ लाइफ, यानी कि जो फीटल है वो इनकम्प्लीट लाइफ है, लाइक एंसेफेलोफेलिया, और मेंटल हेल्थ रिस्क टू मदर्स, यानी कि मेंटल हेल्थ रिस्क जो है वो मदर्स को हो सकते हैं, इसकी वजह से हम थेरापेटिक अबॉर्शन पे जाएंगे। लास्ट आ जाता है लेट टर्म अबॉर्शन। लेट टर्म अबॉर्शन कौन सा होता है? लेट टर्म अबॉर्शन होता है कि 20 वीक के बाद में भी कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जब हमें 20 वीक के बाद में भी जो है वो अबॉर्शन करना पड़ सकता है, कुछ मेडिकल रीजन से। कुछ मेडिकल रीजन कैसे बताओ? कुछ मेडिकल रीजन ऐसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कहीं पे भी हो सकता है किसी लड़की का रेप हो गया, या अनमेरिड रेप है, ठीक है, अनमेरिड लड़की है उसका रेप हो गया। अब वैसे ही लोग लज्जा से जो है वो नहीं कह पाती है और वो बच्चा धीरे धीरे जो है वो ग्रोथ करता रहता है। 20 वीक इन द सेंस कि 5 महीने का बच्चा वो धीरे धीरे दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर बाद में घर वालों को पता चलता है या किसी को भी पता चलता है, उसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता मान लो, तो तब उसमें लगता है कि अब ये अनमेरिड है तो इसका जो है वो टर्मिनेशन। अब अबॉर्शन क्या कहलाता है कि 20 वीक से पहले ही हम कर सकते हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं दोस्तों, एमटीपी करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके लिए जो है वो बाकायदा हमारे पास में जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं कि क्यों हटवाना चाह रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो दिखानी पड़ती है। फिर हम जो है वो अबॉर्शन में जाके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे जाएंगे, एक क्लास हम इस पे भी लेंगे, एमटीपी पे भी। तो लेट टर्म अबॉर्शन होता है कि 20 वीक के बाद में, आपको याद रखने वाली चीज ये है कि 20 वीक के बाद में जो है वो अगर अबॉर्शन करवाना है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों लेट टर्म अबॉर्शन। इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? इंडिकेशन होगा सीवियर फीटल एबनॉर्मलिटी। मान लीजिए 20 वीक के बाद में पता चला है कि बच्चे में जो है वो सीवियर एबनॉर्मलिटी है, तो या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन टू द मदर्स, यानी कि मदर्स को जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो आ सकती है, कंडीशन आ सकते हैं। मेथड क्या करते हैं? डायलेशन एंड इवोकेशन कर सकते हैं और इंडक्शन अबॉर्शन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन विथ परमिशन कर सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास में लेट अबॉर्शन। अब आ जाता है हमारे पास में कि मेडिकेशन जो है बेसिकली जो है वो अबॉर्शन जो है वो सेफ होता है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? भाई रिस्क तो है, ठीक है, तो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं उसको हम ले लेते हैं। ऑल्दो अबॉर्शन इज जनरली सेफ, अबॉर्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो जनरली सेफ होता है, लेकिन क्या क्या फिर भी रिस्क जो है वो हो सकते हैं। पहला आ गया मेडिकल अबॉर्शन में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो मेडिकल अबॉर्शन में रिस्क हो सकते हैं कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाए, यानी कि आपने ट्रीटमेंट ले लिया, मेडिकेशन ले ली, लेकिन जो अंदर कंटेंट है, जो भी हमारे पास में यूट्रस के अंदर कंटेंट है वो पूरा बाहर नहीं निकला। भाई नहीं निकला तो नहीं निकला, क्या कर सकते हैं? मेडिकेशन ले ली, ठीक है, प्रेगनेंसी स्टॉप हो गई, नॉर्मली जो हो पूरा बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पूरा बाहर नहीं निकला, वो भी हो सकता है। तो फिर हमें जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन पे जा सकते हैं। तो एक तो ये रिस्क हो गया। सेकेंड, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। जब जैसे क्या होता है, मैंने बताया था ना बार बार आपको एक ही चीज बताई थी कि इसका मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, एमटीपी या जो किट अपन लेते हैं, ठीक है, जो भी हम किट लेते हैं तो उसमें हमारे पास में क्या चांसेस हो सकते हैं? एमटीपी ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा है, और अगर कुछ कंटेंट अंदर रह गया तो इन्फेक्शन होने की संभावना है। ये तो हो गया मेडिकल अबॉर्शन में। लास्ट आ गया सर्जिकल अबॉर्शन में जो है वो हमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है। पहला चीज आता है हमारे पास में यूट्राइन परफोरेशन। परफोरेशन इन द सेंस पस फॉर्मेशन हो जाएगा। आपने डायलेशन किया, क्यूरेटेशन किया, वैक्यूम किया, सारी लाइनिंग उखाड़ दी वहां पे, तो पस फॉर्मेशन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं यूट्राइन परफोरेशन। सेकंड क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। ऑफ कोर्स आप जो भी चीज कर रहे हो, सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, तो इन्फेक्शन तो मेन बनता है। डैमेज और सराउंडिंग ऑर्गन, और सराउंडिंग ऑर्गन से वो डैमेज हो सकता है, स्पेशली जो है वो हमारे पास में यूट्रस ही जो है वो डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एसरमैन सिंड्रोम, ठीक है। एसरमैन सिंड्रोम क्या होता है कि जो हमारे पास में यूट्रस है उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है उस पे स्कार बन जाते हैं। स्कार तो बनेंगे, कोई चीज आप खुरच रहे हो, किसी चीज को नोच रहे हो, तो स्कार तो बनेंगे। तो जो हमारे पास में यूट्रस है, या हम कहें कि जो यूट्रस की इनर लेयर है, कौन सी? एंडोमेट्रियम। 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, वहां पे जो है वो स्केर बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है वो स्केर बन जाते हैं, उसको हम बोलेंगे एसरमैन सिंड्रोम। याद रखना, ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंशन टू अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, यानी कि किस तरीके से हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो यूज में लेनी चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव जो हो मेथड्स यूज में लेने चाहिए, और वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की भी मैंने अलग से क्लास बनाई हुई थी,
कौन कौन से होते हैं, ओरल कौन से होते हैं, परमानेंट कौन से होते हैं, टेम्परेरी कौन से होते हैं, आईयूडी कौन से होते हैं, वो सारे मेथड्स मैंने जो है वो करवा लिए। यूज इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड्स लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूडी, कॉन्डोम, ये यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन मस्ट है, ठीक है, प्रिवेंशन के लिए जो है वो एजुकेशन मस्ट है। सेक्स एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए ताकि आपको जो है वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी जो है वो करवा सके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चों में जो है वो गैप नहीं होता और जो है वो बच्चे कंसीव कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे तो फैमिली कंप्लीट है। तो इसके लिए जो है वो एजुकेशन बहुत जरूरी है। लास्ट आते हैं असेस टू हेल्थ केयर, ठीक है। असेस टू हेल्थ केयर में क्या होता है कि इजी असेसेबल करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो है वो इजीली असेसेबल होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्विसेज ही अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, तो वो उनका यूज कैसे लेंगे, ठीक है। बहुत सारे जो है वो अनएजुकेटेड पर्सन है या उनके पास में जो है वो रिसोर्सेज ही नहीं होते उन चीजों को लेने के लिए, तो वहां पे जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल जो है वो करवाने चाहिए। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में जो है फिनिश होती है। मैंने पहले जब स्टार्ट किया था तभी कहा था कि अबॉर्शन जो है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम अबॉर्शन की डेफिनेशन भी करें, WHO ने कब दिया था, कौन सी कंडीशन में इसके वीक बढ़ाए जा सकते हैं, इंडिया में कितना था, वो सारी चीजें बड़ी है, लेकिन मैंने मेन कंटेंट निकाला है जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाने की पूरी कोशिश की है, सारा मेथड्स मैंने आपको जो हो बताए हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा और पढ़ाई का जो हो मेथड कैसा लगा उसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट ही जो है वो मेरे लिए रियल मोटिवेशनल है। बहुत सारे बच्चों के अच्छे कमेंट आते हैं, उन सब बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। आगे भी जो है वो हमारे पास में ऐसा ही रिलेशनशिप बना रहेगा, आप कमेंट करते रहिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे हम तो पढ़ते रहेंगे, और वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है वो बताइएगा, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि आपको टीचिंग मेथड जो है वो कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं, वो चीज जरूर बताइएगा, मैं उसको एप्लीकेबल करूंगा। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।